गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th के राजनीति पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य, इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे पास में रिक्वेस्ट डाली है कि मैडम मौलिक अधिकारों को शॉर्ट वे में कैसे लर्न कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि मौलिक अधिकार के फुल चैप्टर को, सारे मौलिक अधिकारों को आप किस तरह से शॉर्ट वे में लर्न कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो अधिकार का अर्थ। तो अधिकार का अर्थ अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊँ तो बेटा अधिकार का अर्थ है किसी भी ऐसे काम को करने की आज़ादी जिसे व्यक्ति करना चाहता है, समाज स्वीकृति देता है और सरकार या राज्य उसको संरक्षण प्रदान करता है, तो वो अधिकार कहलाता है। यानी ऐसा कोई भी काम जिसे आप करना चाहते हो, समाज उसको करने की स्वीकृति देता है और राज्य और सरकार उसको संरक्षण प्रदान करती है या उसे लागू करती है। ठीक है। तो अब आता है कि समाज की स्वीकृति और राज्य के संरक्षण के आधार पर अगर इन दो पॉइंट को मैं देखूं तो हर एक व्यक्ति के जो अधिकार है वो दो भागों में बढ़ते हैं, एक सामाजिक अधिकार और एक राजनीतिक अधिकार। जिसे समाज स्वीकृति प्रदान करे सामाजिक अधिकार, जिसे राज्य जो है वो प्रदान करे और उसका संरक्षण करे राजनीतिक अधिकार। तो आपके जो मौलिक अधिकार है वो आपके इसी राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हम आज इस चैप्टर में आपको मौलिक अधिकार के बारे में भी बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले आप आइए मौलिक अधिकार का अर्थ। तो मौलिक अधिकार के अर्थ में मैं बहुत सिंपल वे में आप याद करोगे कि वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, व्यक्ति के जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं और इन अधिकारों को देश जो है वो देश का संविधान प्रदान करता है और संविधान ही उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है। संविधान ही नागरिकों को प्रदान करता है मौलिक अधिकारों को और संविधान ही उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी उनके सुरक्षा के उपाय बताता है, प्रावधान करता है। तो इस आधार पर भारत जो है, भारत का संविधान भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रारंभ में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान थे, उसमें से 7वां जो मौलिक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, उसे 44th अमेंडमेंट 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिए गए हैं। तो अब वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका जो वर्णन है वो आपके आर्टिकल 14 से 32, अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में किया गया है। तो सबसे पहले हम आप आएंगे आपके फर्स्ट मौलिक अधिकार पे, ये आपका समानता का अधिकार। इसका जो वर्णन है वो आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो इसमें जो आपका समानता है, अगर आप मुख्य रूप से याद रखें तो 2 ही समानता याद रखना। पहली है विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता, दूसरी है अवसर की समानता। अब है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ होता है बेटा, कि इसका मतलब है कि जो आपका राज्य है वो जो भी कानून बनाएगा वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। यानी जो कानून बनाए जाएंगे उसमें धर्म, जाति, लिंग, धर्म या नस्ल के आधार पर, जैसे गोरे काले वगैरह होते हैं, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य या आपका सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे नागरिकों के अंदर भेदभाव हो। किसी विशेष जाति संप्रदाय के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए जाएंगे। और अवसर की समानता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। समान अवसर से मतलब, जैसे सपोज करिए आप मान लीजिए गवर्नमेंट में कोई पोस्ट निकली है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, तो हर वो व्यक्ति जो ग्रेजुएट है उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उस पे जाति धर्म के आधार पर, किसी भी विशेष स्थान पर निवास करने के आधार पर या रंग के, नस्ल के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, तुम फला जाति के हो, तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तुम एलिजिबल नहीं हो। नहीं, क्योंकि उसके पास उसकी न्यूनतम योग्यता है, इसलिए हर किसी को ये अधिकार है कि जैसे अवसर एक जाति या धर्म के लोगों को मिल रहे हैं वैसे ही दूसरे को भी मिलेंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार तरक्की करने के समान अवसर मिलेंगे। सपोज करो कोई एक बिजनेसमैन है, अब किसी एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए किसी एक विशेष जाति से संबंध रखता है लेकिन उसकी बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है, तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं तुम इस बिजनेस जाति के नहीं हो इसलिए तुम बिजनेस नहीं करोगे। नहीं, अगर उसमें माइंडेड है, वो बिजनेस माइंडेड है, तो नेचुरली बिजनेस करेगा और हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो ये होती है अवसर की समानता। तो जो का राज्य है, सरकार है, वो सभी लोगों के लिए समान कानून बनाएंगे, समान
अपराध के लिए समान कानून लागू होंगे, समान अपराध के लिए समान सज़ा होगी। उसमें हम जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें अपवाद केवल एक ही आता है जहाँ भेदभाव आपको दिखाई देगा, वो है आपका आरक्षण। SC ST OBC के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं और उनको आरक्षण दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके समानता के अधिकार के विरुद्ध है, नहीं, क्योंकि ये जो वर्ग हैं वो हमारे समाज में की मुख्य धारा से बहुत पीछे रह गए थे। तो इनको समाज की मुख्य धारा में समान बनाने के लिए हमने इनको ये आरक्षण प्रदान किया। तो ये एक तरह से समानता के अधिकार का एक पैरेलल पॉइंट है, उसके साथ चलने वाला पॉइंट है। इसको हम इसके विरुद्ध नहीं कह सकते, ठीक है। अब आप आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आपका आर्टिकल 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तो इसमें जो मुख्य स्वतंत्रता आपको दी गई है वो है पहली आपकी भाषण अथवा अपने विचार या मत प्रकट करने की स्वतंत्रता। इसमें किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि यदि वो जिस भी राज्य में या जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ पर जो भी कानून है या कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो उसको लगता है कि ये गलत है, तो उसको गलत कहने का पूरा अधिकार है, अर्थात किसी भी चीज़ का विरोध करने का उसे पूरा अधिकार है। और अपने पक्ष में अगर उसके विरुद्ध कहीं कोई आपराधिक बात चल रही है या उसको कहीं किसी के लिए प्रतिवादी के रूप में व्यक्त किया गया, तो उसको अपने बचाव के लिए अपना पक्ष रखने की पूरी स्वतंत्रता है। दूसरा है कि आपको कोई भी सभा सम्मेलन करने, मीटिंग करने, यूनियन बनाने, अपनी इस तरह की कोई भी सभा सम्मेलन करने की पूरी स्वतंत्रता है। आत्मरक्षा की स्वतंत्रता, अर्थात यदि कोई आप पर ऐसा कोई हमला करता है जिसमें आपकी जान जा सकती है, तो वहाँ आपको अपनी आत्मरक्षा यानी अपने बचाव के लिए उपाय करने की पूरी व्यवस्था है, उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। फिर आपका तीसरा आता है, तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 23 से 24 अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में किया गया है। इसका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये इस मौलिक अधिकार का अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार दिया गया है ये महिलाओं और बच्चों के बचाव के लिए है मूल रूप से। तो इसमें सबसे पहला जो प्रावधान किया गया वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जोखिम वाले कामों पर ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। जोखिम वाले काम से मतलब जैसे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है उन पे काम पर लगाना, या आपको ज़बरदस्ती उनसे खानों में काम करवाना, माइनिंग का काम करवाना, या जैसे कांच के जो बर्तन चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं वो काम करवाना। इस तरह के जो काम है वो तो आपके 14 वर्ष 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उससे कम आयु के बच्चों से हम ये काम नहीं करवा सकते। इसी तरह से बंधुआ मजदूरी जो है वो हम नहीं करवा सकते, वो गैर कानूनी है। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है बिना वेतन के लोगों से काम करवाना, तो वो हम नहीं करवा सकते, ठीक है। अगला है व्यक्ति की खरीद फरोख्त या बेच, यानी दास के रूप में स्त्री को, बच्चे को, पुरुष को, किसी को भी बेचना या उसको खरीदना और फिर ज़बरदस्ती उससे बिना पैसे के काम लेना, ये भी आपके इस मौलिक अधिकार के तहत गैर कानूनी है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो आपके थर्ड मौलिक अधिकार जो है, तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके तहत अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, न्यायालय में जा सकता है। अब आपका आता है चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये आपको इसी से नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की स्वतंत्रता। और इसका वर्णन जो है वो है आपका अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपके धर्म का अधिकार आपको प्रदान करता है, धार्मिक अधिकार से संबंधित है। और ये अधिकार आपको ये पूरी आज़ादी देता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो। और जो धर्म आपने स्वीकार किया हुआ है और आगे चलकर आपको लगता है कि नहीं, आप जो है इस धर्म के अनुसार आचरण नहीं करना चाहते और अपने धर्म को बदलना चाहते हो, तो आपको अपने धर्म को परिवर्तन करने की भी पूरी आज़ादी है, आप जब चाहे अपने धर्म को बदल सकते हो। इसी तरह से अपने धर्म जो है उसके अनुसार आप अपना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हो, धार्मिक आचरण कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, आप अपनी धार्मिक संस्थाएँ बना सकते हो, उनको चला सकते हो। इस सब की पूरी आज़ादी आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी राज्य आपको ये धार्मिक स्वतंत्रता से जो है उसको छीनता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो।
परंतु इसमें जो आपको मेन बात याद रखने वाली है वो आप ये रखोगे कि हम अपने धार्मिक आचरण जो है, कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है तो उसका धार्मिक आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे के धर्म में बाधा पहुँचे। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था इस तरह से धार्मिक आचरण करती है कि दूसरे के धर्म में बाधा पहुँचती है या सांप्रदायिक टकराव को जन्म देती है तो राज्य आपके इस अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, वो उसको रोक सकता है या उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। अब आपका आता है 5वां, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आपका आता है अनुच्छेद 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। तो ये जो मौलिक अधिकार है इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात जो है, अक्सर वन वर्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ये वो मौलिक अधिकार है जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाया गया था। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें बहुसंख्यक वर्ग जो है उसके हित इसमें नहीं जुड़े हुए, नहीं, उसके हित भी इसमें सुरक्षित हैं और इसके तहत वो भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। लेकिन जो संविधान में इसको जोड़ा गया और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करना था। तो ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ जो जनसंख्या में आधे से कम है, माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति की जो है रक्षा कर सकें और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उनको ये अधिकार है कि वो कोई भी संस्था बना सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपने विशेष स्कूल चला सकते हैं और उन विशेष स्कूलों में अपनी संस्कृति या अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है। अब आपका इसमें लास्ट आता है छठा जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें ये आता है आपका आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के बीच। तो अब आपका इसमें अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 रह गया है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में ही था जो हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपने ऊपर के 5 मौलिक अधिकार पढ़े, उन 5 मौलिक अधिकार जो हैं, अगर आपको ये छठा मौलिक अधिकार संविधान ना दे तो ये 5 मौलिक अधिकार आपके वेस्ट हैं। इन 5 मौलिक अधिकार जो हैं, इन मौलिक अधिकारों को वास्तव में मौलिक अधिकार प्रदान बनाना और उनको संरक्षण प्रदान करने का काम आपका ये छठा मौलिक अधिकार ही करता है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अधिकार को संविधान की या मौलिक अधिकारों की जो है आत्मा भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान जो है उसकी आत्मा आपका ये छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है क्योंकि यह अधिकार ही आपके बाकी के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। और किस प्रकार कि ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार प्रदान करता है कि यदि कोई भी सरकार, राज्य सरकार या कोई भी राज्य की संस्था, कोई भी व्यक्ति आपके इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आपको ये अधिकार प्रदान किया जाता है संवैधानिक तौर पर कि आप अपने किसी भी अधिकार के बचाव के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो केस है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, नीचे की कोर्ट उसको नहीं सुन सकती है। तो यही वो मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति को बाकी सारे अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। इस अधिकार के माध्यम से संविधान आपको आपके मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान कर रहा है और वो आपको सीधा अधिकार देता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें आपको और कोई डाउट हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिंक में डाल दें।